हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। तो उम्मीद है प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, जिसमें हमने पिछली वाली कक्षा में हमने कहा था कि डीएनए से प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार से होता है और उस प्रक्रिया के बारे में मैंने पूर्ण रूप से आपको समझाया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि उस प्रोटीन के निर्माण के बाद उस प्रोटीन का क्या होता है और हमारे शरीर में किस किस रूप में वो प्रोटीन कार्य आता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा को पढ़ने के बाद हम इस वाले टॉपिक को खत्म करके इसके बाद हम पढ़ेंगे आनुवंशिक कूट के बारे में। इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अगले लेक्चर में हम आनुवंशिक कूट के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो हम प्रोटीन जो निर्माण की प्रक्रिया पढ़ चुके हैं उसी से संबंधित कि उस प्रोटीन का कार्य क्या होगा, उस प्रोटीन का कार्य क्या होगा। बेटा, जब आप एग्जाम में लिख रहे होंगे तो आप जैसे मैंने आपको नोट्स दिए हैं वैसे ही आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो वैसे कई बच्चे मेरे से आकर के बोलते हैं, अरे सर कॉपी ही तो लिखना है, कॉपी लिख दो, बस भर दो। कई लोगों का ये होता है कि हाँ कॉपी भर दो, क्वेश्चन डाल करके हम कुछ भी लिख दें चलेगा। नहीं, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। शायद आपको हो सकता है शायद आपको मजाक लगे, मजाक की तरह नहीं, बिल्कुल एकदम सीरियस अगर आप बैठे हैं पढ़ने के लिए, पढ़ने के पर्पज से आप आए हैं तो। और जो बोर्ड का पेपर देने वाले बच्चे हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि जिस समय आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे बेटा, जब पहला पेपर दे रहे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जितने भी आप पेपर दे रहे होंगे, उस समय ये बात जरूर अपने जहन में रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा कि आप उस समय सिर्फ कॉपी नहीं लिख रहे हैं। जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि मैं तो कॉपी लिख रहा हूं, नहीं, उस समय आप अपना भविष्य लिख रहे होंगे, क्योंकि उसी का रिजल्ट आपका आने वाला है आगे कुछ दिनों में, कुछ महीनों में वही रिजल्ट आएगा आपके सामने। तो उस समय स्वयं आप खुद अपने भाग्य निर्माता और भाग्य विधाता होंगे। आप जो लिखेंगे उसी के अनुसार आपके नंबर आएंगे और वही आपका भविष्य में चलता रहेगा। तो इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आप सिर्फ कॉपी लिखेंगे, नहीं, आप सिर्फ कॉपी नहीं, उस समय आप अपना भविष्य लिख रहे होंगे, उस समय आप अपना क्या कर रहे होंगे? भविष्य लिख रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने उस टॉपिक की ओर जहां पर मैं बात करने वाला हूं कि प्रोटीन का कार्य क्या है। प्रोटीन का कार्य क्या है? तो सबसे पहली बात, नंबर 1 क्या लिखेंगे? प्रोटीन का कार्य। अब इस चीज को ध्यान रखेंगे कि यह प्रोटीन किस किस कार्य आता है शरीर में। तो कहेंगे नंबर 1 पर कोशिकाओं की भाई प्रोटीन की उपस्थिति में ही कोशिकाएं वृद्धि करेंगी और उनका विकास होगा। वृद्धि, कोशिकाओं की वृद्धि एवं विकास के लिए, विकास के लिए भाई इसी प्रोटीन का जो प्रयोग होगा वो कोशिकाओं की वृद्धि एवं कोशिकाओं के विकास के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है। नंबर 2 शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए। नंबर 3 पर कहेंगे भाई जब कोशिकाओं की वृद्धि होगी तो शरीर की भी वृद्धि होगी। याद रखें, जो हमारे ये नेल्स होते हैं, ये जो नेल्स हैं, नेल्स भी क्या कहेंगे? ये भी प्रोटीन के कारण ही क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। बालों में कहते हैं ना प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है, तो उसमें भी आता है ना प्रोटीन। तो बालों में भी फाइब्रस प्रोटीन होता है। ठीक है। तो रेशेमय या तंतुमय प्रोटीन उसमें पाया जाता है। तो हम कहेंगे कि यहां पर भी बालों की, नाखूनों की, त्वचा की, इनकी वृद्धि में, ठीक है, तो कहेंगे बाल हो गया, बालों, त्वचा, ठीक है, की, और हां नेल्स भी लिख देंगे, तथा नाखून आदि की वृद्धि में, भाई इनकी सबकी वृद्धि में भी
प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन सब की वृद्धि में भी प्रोटीन क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर इसके बाद हम कहेंगे, फिर इसके बाद चौथे नंबर पर कहेंगे कि कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो क्या कहेंगे भाई, शरीर में हार्मोन, शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो प्रोटीनियस हार्मोन होते हैं। तो उन प्रोटीन की उपस्थिति में उन हार्मोन्स का निर्माण होता है। तो हम कहेंगे हार्मोन्स के लिख लीजिए, हार्मोन्स के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, तो ये क्या होंगे कि ये प्रोटीन इस स्तर पर कार्य आएंगे। तो इनके आप कार्य जरूर याद रखिएगा। इसको मैं स्टार पॉइंट बना करके लिखे दे रहा हूं। ठीक है, आखिर में आप चाहे एक और लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 5, कुछ अन्य प्रकार के रासायनिक पदार्थों के निर्माण में ये प्रोटीन विशेष भूमिका निभाते हैं, विशेष भूमिका निभाते हैं। अच्छा, अब आप कह सकते हैं सर ये तो आप ऐसे भी आप टेम्परेरी भी इसे लिख सकते हैं। अब इसके अलावा भाई जब आप जानते हैं भाई, जैसे कह दें विष, कह दें सांपों में क्या बनता है, विष बनता है, उसे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या आप एंटीजन जानते हैं, एंटीजन तथा एंटीबॉडीज। ठीक है, तो ये भी आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं। यानी छठे नंबर पर आप ये भी लिख सकते हैं कि शरीर की रक्षा प्रणाली में ये क्या करते हैं, ये भाग लेते हैं कुछ अन्य प्रकार। भाई हमने लिख भी दिया, यहां पर देखिए कोशिकाएं लिखे, कोशिकाओं की वृद्धि एवं विकास के लिए, कोशिकाओं की वृद्धि एवं विकास के लिए भी प्रोटीन क्या होता है, जरूरी होता है। तो यहां पर अब अलग अलग पॉइंट बनाकर कई सारे पॉइंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने कई सारी चीजों को एक ही 2 पॉइंट में हमने ऐड कर दिया जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो यहां पर ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। ये 5 पॉइंट जो हमने बता दिया आपको, एंटीजन, एंटीबॉडीज और विष और कई अन्य प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं वो क्या होता है, प्रोटीन से ही निर्मित होते हैं। वो क्या होते हैं, प्रोटीन से ही निर्मित होते हैं। तो इनमें से कुछ विशेष मैंने जो थे वो आपके यहां पर लिख दिए हुए हैं। अब देखिए हम कहेंगे अगला जो मैं आपको बताने जा रहा था, तो कहते हैं कि यहां पर जब हम सेंट्रल डोग्मा की बात करते हैं, ठीक है, जब हम सेंट्रल डोग्मा की बात करते हैं, टॉपिक का नाम लिखे दे रहा हूं, तो सेंट्रल डोग्मा, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, आणविक विज्ञान का मूल सिद्धांत। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, तो हम कहेंगे यहां पर सेंट्रल डोग्मा की तरह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको कैसे आपको समझना है उस चीज को समझिए आप। ये चीज आप मुख्य रूप से याद रखेंगे। उम्मीद है आपको ये बात याद होगी। जब मैंने ये पढ़ाया था कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, ये बात याद होगी। तो हमने सामान्य क्रिया में क्या पढ़ा था, हमने डीएनए से किसका निर्माण होता है, डीएनए से आरएनए का, और आरएनए से किसका निर्माण होता है,
क्या कहेंगे? प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? ठीक है, ये सामान्य क्रिया में हमने पढ़ा था। ये किसमें पढ़ा था? ये हमने सामान्य क्रिया में पढ़ा था। ये इसका नहीं है, ये हमने सामान्य क्रिया में इसको बताया है। ये इसका भी नहीं है, इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हमने सामान्य क्रिया में तो यही पढ़ा था ना। लेकिन याद रखें, क्या आप जानते हैं कुछ विषाणुओं में जब हमने बात करी थी आरएनए की, तो हमने कहा था कुछ विषाणुओं में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। कुछ विषाणुओं में क्या होता है? आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। अब ये जो आरएनए आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, इसके लिए यहां पर कहेंगे कि ये प्रोटीन का निर्माण कैसे करेंगे? ये प्रोटीन का निर्माण कैसे करेंगे? भाई प्रोटीन के निर्माण के लिए क्या जरूरी है? डीएनए। डीएनए क्या करेगा? कमांड देगा और एमआरएनए का निर्माण करेगा। वो उसी के अनुसार किस चीज का निर्माण करेगा? बेटा प्रोटीन का। बेटा ध्यान से सुनिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, अगर आप कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहां पर आवाज हो रही है, जहां पर ज्यादा वॉइस है, तो आप अपना पहले एक सुकून वाला प्लेस ढूंढिए जहां पर आप ठीक तरह से सुन सके, आप अच्छी तरह से समझ सकें। एक स्टडी वाला जो होता ना, कहते हैं ना, माहौल क्रिएट करिए। अगर इन 3 महीने में आप नहीं जगे, इन 3 महीने में अगर आपने खुद से इतनी अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं की, तो सच में अगर आप सोए रहे ना, तो किस्मत सो जाएगी बेटा, किस्मत सो जाएगी। आपको यह चीज समझना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं। मैंने कहा ना कि इस संडे को आपने बोला है ना कमेंट बॉक्स में कि सर नींद का सॉल्यूशन बताइए। फंडू क्लास 1 नंबर आपका नींद का सॉल्यूशन। उसके बाद आप 15 दिन के बाद, 2 वीक बाद आप बताइएगा कि सर आपका फॉर्मूला काम कर रहा है या फिर वो काम नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट संडे तक आप वेट करिए, तब तक आप चीजों को अच्छी तरह से हैंडल करते रहिए, समझते रहिए। यहां पर जो मैं दे रहा हूं उसको भी अच्छी तरह से अपने अंदर समाहित करते रहिए, जैसे आने वाली परीक्षाओं में आपको ज्यादा समस्या ना हो। इसलिए कह रहा हूं ध्यान से ठीक से सुनिए और समझते हुए चलिए। तो हमने कहा सामान्य क्रिया में डीएनए से आरएनए और आरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन। मतलब प्रोटीन के निर्माण के लिए बेटा डीएनए अनिवार्य है। डीएनए कमांड देगा, डीएनए एक टेम्पलेट देगा कि इस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करना है। उसी के अनुसार अमीनो अम्ल जुड़ते चले जाएंगे और अमीनो अम्ल जब जुड़ते चले जाएंगे तो निर्माण होगा किस चीज का? प्रोटीन का। तो यह होता है किसके अनुसार? यह होता है डीएनए ने जो टेम्पलेट दिया है ना, उसी के अनुसार। उसमें से भी जो 2 श्रृंखलाएं, उसमें से एक सिलेक्टेड होगी कि इस प्रकार के टेम्पलेट को जब आप लेकर के जाएंगे तो ऐसे ऐसे प्रोटीन का निर्माण होगा जो मैंने आपको बताया है, या जो मैंने आपको वो टेम्पलेट दिया है, या जिसकी उस कोशिका को रिक्वायरमेंट या आवश्यकता होती है। तो अगर आप ये बात अच्छी तरह से समझ गए हैं तो आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी आज के लेक्चर को समझने में। बाकी आप सुन नहीं रहे हैं अगर, तो आप क्या ही है कि आप अगर चीजों को स्किप कर रहे हैं, आप पता लगा लेक्चर स्टार्टिंग से देखे नहीं चले आ रहे हैं ऐसे यहां पर, तो आपको ये लेक्चर उतना ज्यादा ठीक नहीं लगेगा। लेकिन जब आप स्टार्टिंग से लेकर देखते देखते चले आएंगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ क्या चीज दे रहा हूं मैं। बेटा हैंड रिटन नोट्स बनाना, चीजों को लिखना ज्यादा आसान नहीं होता है। और जैसे मैं नोट्स देता हूं, मुझे भी पता है कौन कितना देता है और कौन कितना अच्छी प्रकार से लिखता है, सब चीजें पता है हमको। तो कृपया करके जो चीज आपको मिल रही है ना, उसका आनंद उठाइए और उस चीज को समझिए और अपने स्टडी को, अपनी पढ़ाई को और इंप्रूव कर लीजिए। बेटा आपका फ्यूचर और अच्छा हो जाएगा। तो यहां पर कहेंगे डीएनए से आरएनए और आरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन, सामान्य क्रिया में। लेकिन रेट्रोवायरस, वायरसेस में हम कह रहे थे, वहां पर जब आरएनए की बात कर रहे थे, ऐसे वायरस जिसमें आनुवंशिक पदार्थ क्या है? आरएनए। क्या है? आरएनए।
वहां पर वो कैसे प्रोटीन का निर्माण करेंगे? वो हमारे शरीर या होस्ट कोशिका में। किसमें बेटा? होस्ट। ये जो वर्ड मैंने बोला होस्ट, इसको याद रखिएगा। होस्ट का मतलब होता है पोषद कोशिका। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पोषद कोशिका। इसको क्या बोलेंगे? पोषद कोशिका। मतलब ये जब पोषद कोशिका में प्रवेश करेगा तो मान लीजिए होस्ट कोशिका हम भी हो सकते हैं, कोई एनिमल भी हो सकता है, अन्य कोई पैरासाइट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये जिसके अंदर प्रवेश करेगा वो इसकी क्या कहलाएगी? होस्ट कोशिका कहलाएगी। उसकी क्या कहलाएगी? होस्ट कोशिका कहलाएगी, जहां से ये अपना पोषण प्राप्त करेगा। तब जाकर के ये हमारे ही डीएनए का इस्तेमाल करेगा। तब जाकर के हमारे डीएनए का क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। अब कैसे कर रहा है ये समझिए भाई। आप जानते हैं सामान्य क्रिया में, मैं लिखे देता हूं, अभी अभी सामान्य क्रिया में मैंने बताया कि डीएनए से क्या बन रहा है बेटा? डीएनए से क्या बन रहा है? आर एन और ए। आरएनए से क्या बन रहा है? आरएनए से बन रहा है क्या बेटा? प्रोटीन। आरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। अब आप जानते हैं इसे कहते हैं अनुलेखन। अनुलेखन यानी इसे क्या कह रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और उसके बाद हम कहेंगे क्या भाई? इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं ना। इसको क्या कह रहे हैं हम? ट्रांसक्रिप्शन। और इसे हम कह रहे हैं अनुवादन। क्या कह रहे हैं? अनुवादन। शायद आपको पिछली वाली क्लास आपको अच्छी तरह से याद होगी बेटा, है ना? पढ़ के आए होंगे, आप अटेंड करके आए होंगे। उम्मीद है प्रॉपर आप नोट्स भी बना रहे होंगे। जो बच्चे मेरे पहले से ही लेक्चर्स वगैरह अटेंड कर चुके हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं मेरे पास, तो वो भी इस बात का याद रखें, इस बात को अच्छी तरह से याद रखें कि अगर नोट्स में आपको कोई चीज ऐड नहीं है, नहीं लिखी हुई है, तो वो कृपया करके यहां से अपने नोट्स में वो चीजों को ऐड कर लें। उन चीजों को ऐड कर लें बेटा, ठीक है? इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। इसको क्या बोल रहे हैं? ट्रांसलेशन। तो हो क्या रहा है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ये तो सामान्य क्रिया है, लेकिन आप सोचिए कि क्या आपको ये बात याद है या पता है कि भाई हम जिसकी बात कर रहे हैं ना, जिस चीज की बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर तो आरएनए है ना। उसके अंदर बेटा क्या है? आरएनए। उसके अंदर क्या है? आरएनए। उसके अंदर है ये क्या? आरएनए। और क्या है? मात्र प्रोटीन ही तो है। आरएनए है और उसके साथ क्या है? प्रोटीन है। तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? उसे चाहिए क्या? उसे चाहिए डीएनए। तभी तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। तो हम कहेंगे अब उनमें क्या हो रहा है, इस चीज को समझिए। उनमें क्या हो रहा है, इस चीज को समझिए। उनमें होगा क्या? आरएनए से किसका निर्माण होगा बेटा? आरएनए से किसका निर्माण होगा? डीएनए का निर्माण होगा। पहले आरएनए से किसका निर्माण होगा? डीएनए का निर्माण होगा। और ध्यान दीजिए इस बात को भाई, इसे क्या कह रहे हैं? अनुलेखन। लेकिन सामान्य क्रिया में, सीधी क्रिया में डीएनए से आरएनए मतलब अनुलेखन। अब ये विपरीत हो रहा है तो इसे कहते हैं हम क्या? विपरीत। विपरीत विपरीत अनुलेखन। अनुलेखन यानी इसको ही बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ऐसे एन लगा दे रहा हूं, ठीक है? आप समझ लीजिएगा उसको क्या बोल रहे हैं। उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, याद रहेगा। तो इसे क्या कह रहे हैं हम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये चीज कहलाती है क्या? सेंट्रल डोग्मा। ये चीज क्या कहलाती है? सेंट्रल डोग्मा। मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो हम कह रहे हैं, अब इसकी थ्योरी में लिखे दे रहा हूं, मैंने आपको समझा दिया ना, अब इसकी थ्योरी लिखे दे रहा हूं। कहेंगे कुछ वायरसों में, वायरस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। आनुवंशिक पदार्थ होता है।
ये प्रोटीन निर्माण के लिए, ये प्रोटीन निर्माण के लिए पहले क्या करेंगे, आरएनए से किसका निर्माण होगा बेटा, आरएनए से किसका निर्माण होगा, आरएनए से निर्माण होगा डीएनए का। ये प्रोटीन निर्माण के लिए पहले आरएनए से क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। जिस क्रिया को विपरीत अनुलेखन, अभी भी समझाया है बेटा आपको अच्छी तरह से। जिस क्रिया को क्या कहते हैं, विपरीत अनुलेखन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, विपरीत अनुलेखन कहते हैं। अच्छा, ये किसकी उपस्थिति में होता है उसे भी समझिए आप। ये किसकी उपस्थिति में होता है इसको भी आप अच्छी तरह से समझिए। ये क्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ठीक है, क्या कहेंगे, विपरीत ठीक है, अनुलेखनी एंजाइम, अरे ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, अनुलेखनी एंजाइम की उपस्थिति में होता है। किसमें, उपस्थिति में होता है। अच्छा, नोट पॉइंट में ये भी ऐड कर लीजिएगा, नोट पॉइंट में यह क्रिया उनमें होती है जिनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, ठीक है। तो ये सेंट्रल डोग्मा आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। और अभी थोड़ा सा हमारा बोर्ड जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो अभी उसका एप्लीकेशन वगैरह पड़ा हुआ है, तो वो जल्दी से जल्दी इसका ओपीएस वगैरह चेंज हो जाएगा। देख रहे होंगे आप ब्लिंक कर रहा है, तभी बीच बीच में कभी कभी वीडियो को क्रॉप करना पड़ जाता है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर और ये आपको जो हमने आणविक विज्ञान का मूल सिद्धांत जो सेंट्रल डोग्मा आपको पढ़ाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये कैसे पूछा जा सकता है कि जैसे आरएनए से डीएनए का निर्माण कैसे होता है, तो आरएनए से डीएनए के निर्माण को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसे हम कहते हैं क्या, विपरीत अनुलेखन। क्या कहेंगे, विपरीत अनुलेखन। अब ऐसी अवस्था में हम कह रहे हैं भाई आरएनए से किसका निर्माण होगा, डीएनए का निर्माण होगा। ये किसमें क्रिया होगी, ये किसमें क्रिया होगी, कहेंगे ये उनमें क्रिया होगी जिनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। जिसमें क्या होगा, आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है सॉरी, जिसमें क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। तो आरएनए से पहले किसका निर्माण होगा, डीएनए का निर्माण होगा। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और ये जिस एंजाइम की उपस्थिति में होता है उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो उम्मीद है सेंट्रल डोग्मा आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसके साथ साथ आपको प्रोटीन के कार्य भी अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल के बारे में बताएं और लोगों तक शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं, तो चीजों को और अच्छी तरह से, अब जो नोट्स है ना उनको अच्छी तरह से प्रॉपर बेटा बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ये सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं चलने वाला।
जब दोबारा आप आएंगे, पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, तो वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया है कि 5 टिप्स दिए हैं, जिसमें आपको अच्छी तरह से बताया कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम आनुवंशिक कोड के बारे में यानी जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसे भी आप बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, आपको अच्छी तरह से उसमें भी समझ में आने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच क्लास।